हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। सो पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में हम लोग आज आईआईटी जैम 2025 पेपर डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, for a positively skewed frequency distribution, positively skewed frequency distribution का मतलब हुआ कि कोई एक frequency distribution जो कि right side में ज़्यादा skewed है, okay? So you will have the outliers at the right tailed, okay? So कुछ ज़्यादा यहाँ पे outliers की तरफ होंगे। So यहाँ पे mode जो होगा, this is what you have as mode. Half of the distribution lying below median and above median, this you know as the property. So median will be here and mean will lie to the right. ये आपने अगर टेस्ट सीरीज किया होगा, so you might see that this is the case of positively skewed frequency distribution. फिर इसी के अलावा अगर आपसे निगेटिवली पूछ लिया जाए तो निगेटिवली में जस्ट उल्टा कर देना, that mean will be less than median which will be less than mode. ओके, सो ये क्वेश्चन आपका इतना भी ट्रिकी नहीं था, डायरेक्टली था। अगर आपको याद नहीं था सो आप डायग्राम बनाकर भी देख सकते थे। जैसे ही वैल्यूज राइट एंड पे जितनी ज्यादा होती जाएगी मीन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओके, क्योंकि आउटलायर्स इफेक्ट करता है मीन को, ओके। तो आउटलायर्स अगर इधर की तरफ में ज्यादा होंगे सो योर मीन विल बी टुवर्ड्स द राइट, ओके। सो यही लॉजिक आप यूज कर सकते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1991 which committee was set up by the government of India to examine the structure, organization and functions of the Indian financial system. Indian financial system की अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा फेमस है नरसिम्हम कमेटी, ओके। सो नरसिम्हम कमेटी का हमेशा याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नरसिम्हम 1, नरसिम्हम 2 आप डायरेक्टली क्लास से देख सकते हो। सो मनी एंड बैंकिंग की क्लास आपको रेफर करना है इसके लिए। Question number 3, the inflation targeting policy adopted by the Reserve Bank of India in 2015 prescribed the targeted inflation to vary between 4% plus minus 2%. So that is 2 to 6%. Okay, so 2 to 6%. ये भी आपके क्लास नोट्स में आरबीआई में आपने किया है। Which one of the following is distinct from the others? So pictogram is distinct from others. Why? क्योंकि बाकी जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। इसमें फ्रीक्वेंसी की बातें की जाती है, लेकिन अगर आप पिक्टोग्राम देखोगे सो पिक्टोग्राम में पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं था, ये क्वेश्चन आपका काफी इजी था, लेकिन सोचने वाली चीजें थी। सो इस यू विल हैव दिस एज पिक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर आपको कुछ याद नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप फील करने की कोशिश करो कि क्या बातें हो रही है। सो हिस्टोग्राम अगर आप बनाओगे सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, ओके। सो यू विल हैव लाइक दिस। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रही है, उसी तरह लेस देन ओजी मोर देन ओजी अगर करते हो सो यू विल बी हैविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसी तरह आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये फ्रीक्वेंसी की ही डिस्कशन पे है, तो फ्रीक्वेंसी ये जनरली आप पढ़े नहीं होते हो इसलिए थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन। लेकिन आप देखोगे पिक्टोग्राम कुछ अलग अलग रहा है ना, पिक्चर टाइप का, सो यू कैन थिंक ऑफ लाइक दैट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपका मिस्टेक होता है तो आई वुड से कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप मिस्टेक कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन उन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश करना कि क्या कोई और तरीका है जहां से मैं इस क्वेश्चन के सही आंसर पे पहुंच सकता हूं, ओके। सो इस पे कोशिश करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शट डाउन condition for a profit maximizing firm in a perfectly competitive market? So perfectly competitive market के लिए दो conditions आपने देखे हैं, एक शट डाउन प्राइस और दूसरा एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस पे आपका एवरेज टोटल कॉस्ट से प्राइस कम होती है, ओके। और शट डाउन पे शॉर्ट टर्म का केस है, तो शॉर्ट रन में शट डाउन होता है व्हेन यू हैव प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली था। ये सारे आपके बेसिक से ही हैं, क्लास नोट से ही हैं।
Which one of the following is correct in the context of a natural monopoly? So natural monopoly भी directly आपके class notes हैं. So आपको अगर natural monopoly का case याद होगा, so you have price, you have something like marginal revenue, marginal cost, कुछ ऐसा था. You had quantity. So you had the situation like this. अगर total revenue के case में देखोगे, so अगर total cost, total revenue बनाओ, so in that sense you had something like this. So इसमें आपका variable cost जो था very low. Okay, so ये डायग्राम का यूज नहीं है यहाँ पे. आप सिंपली इसको रिकॉल करोगे, सो यू वुड हैव द कंडीशन कि आपके नेचुरल मोनोपोली के लिए इधर क्वांटिटी था और इधर आपका टोटल कॉस्ट देखते थे. सो टोटल कॉस्ट आपका इनिशियली काफी ज्यादा होता था, बाद में रिलेटिवली कम ही से ही इंक्रीज होता था, मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट काफी कम होता था. ओके, नाउ अगर आप उसको एवरेज टोटल कॉस्ट के सेंस में देखोगे, सो यू विल हैव वेरी हाई एवरेज टोटल कॉस्ट और ये बहुत तेजी से डिक्लाइन होता जाएगा. सो दैट इज द केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली. सो यही सिचुएशन था. और ये एवरेज टोटल कॉस्ट क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाई फिक्स्ड कॉस्ट है. सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सब्सटेंशियली लार्जर देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो इसमें कुछ और ज्यादा बताने की नहीं नीड थी. मोनोपोली अराइजेस बिकॉज वन की इनपुट इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. ये कोई मतलब है? नेचुरल मोनोपोली कैसे हो जाएगा इससे? गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ अदर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. ये तो मोनोपोली की बात है. इंडियन रेलवे इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ मोनोपोली. ये भी नेचुरल मोनोपोली नहीं है, ये एक तरह से गवर्नमेंट ने अलाउ किया. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ जापानीज सिटीजन owns an apartment in India, then the rental income that she earns from the apartment is part of. देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जीएनपी और जीडीपी में, तो जीडीपी में क्या है कि आपके टेरिटरी में होनी चाहिए और जीएनपी में क्या है, आपके फैक्टर्स से होने चाहिए. ओके, सो इन दिस सेंस आपके टेरिटरी में तो है क्योंकि अपार्टमेंट आपके इंडिया में लाई करता है, तो इंडिया का जीडीपी में लाई करेगा. लेकिन किसका है? जापानीज सिटीजन का है. तो जापानीज सिटीजन का होगा तो जीएनपी में इंडिया के काउंट नहीं होगा, जापान वाले में काउंट होगा. सो इंडिया जीडीपी बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया जीएनपी. बिल्कुल सही बात है. बोथ इंडिया जीडीपी एंड जीएनपी नहीं, इंडिया जीडीपी बट जीएनपी बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी. नो, नीदर जीएनपी नॉट जीडीपी. नो. Now coming to the next question, the consumer price index differs from the GDP deflator since it includes goods and services. Does this rather than goods and services? Does this? So exported, imported, consumed, produced, exported, consumed, consumed, imported. So अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखोगे, सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो बास्केट आप कंज्यूम करते हो उसकी बेसिस पे बनता है. ओके, सो कंजम्पशन यानी कि कंज्यूम्ड और ये कंज्यूम्ड, ये दो जगह कंज्यूम दिख रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गए. जीडीपी डिफ्लेटर, अब जीडीपी डिफ्लेटर की बात करने, सो जीडीपी डिफ्लेटर, ये जीडीपी इंपोर्टेड गुड्स का ही सिर्फ लेते हैं क्या? नहीं, जीडीपी का लेते हैं. सो जो भी प्रोड्यूस हुआ है, सो यू हैव द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज योर जीडीपी. सो इस केस में आपका प्रोड्यूस, सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि आप अगर इसके डेफिनेशन पे जाओगे, सो डेफिनेशन से डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन के आंसर तक अराइज पहुंच सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ग्रोथ विथ जस्टिस वर द स्लोगन्स ऑफ 10 5-year प्लान्स. सो ये 5-year प्लान का आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, हमारा डिस्कशन, उसको आप रेफर कर सकते हो. फर्स्ट 5-year प्लान आप जानते ही हो, हैरोडोमर मॉडल. सो इसमें फर्स्ट 5-year प्लान पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, सेकेंड पे हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था. जो थर्ड 5-year प्लान थी, फिर से आपके एग्रीकल्चर वगैरह पे और इंडस्ट्रीज को साथ में लेकर फोकस किया गया था, अगर आप इसको रिकॉल करोगे. और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि गरीबी हटाओ, इस तरह के नारे जो थे मेनली इंदिरा गांधी से रिलेट किया जाता है. सो उसको रिलेट करोगे, सो यू वुड से कि 1964 तक पंडित नेहरू थे. सो फर्स्ट 3 5-year प्लान्स तो इनके रीजन में होगा. फिर उसके बाद 1966 तक आपके लाल बहादुर शास्त्री होंगे. सो इस समय से सिचुएशन देखोगे, सो ये फर्स्ट 3 5-year प्लान्स में इंदिरा गांधी का कहीं रोल ही नहीं है. सो फर्स्ट 3 5-year प्लान्स हो ही नहीं सकते कमिंग टू
द फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, लेकिन स्टिल आई वुड से इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक देखने से पहले आप पहले 5 ईयर प्लान वाली लेक्चर देख लो, ताकि आपको एक भी मिस्टेक ना हो आपसे, which is not a function of the Reserve Bank of India. That's the reason why I say कि रेगुलेटरी बॉडीज को पढ़ना जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेंडिंग टू बिजनेसेस ऐसे कैसे हो सकते हैं? बैंक ऑफ इशू, यस, आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू का मतलब है it issues currencies. Okay, so issuance of currency is a function of RBI. Banker of the government, yes. Controller of credit, yes. जो भी money का credit है, money supply is decided by the central bank, which is RBI for our case. So lending to businesses is not the function of RBI. Now coming to question number 11. अब यहाँ से 2 marks वाले हैं. So in a statistical hypothesis टेस्टिंग द एरिया ऑफ नन रिजेक्शन इज डिफाइंड एज, सो अगर मान लो आपका 2 टेल्ड टेस्ट है, सो इधर की तरफ में रिजेक्शन रीजन, इधर की तरफ में रिजेक्शन रीजन, जो कि आपके के रिजेक्शन रीजन क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि नल हाइपोथेसिस वहां पे आप रिजेक्ट कर रहे होते हो व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, सो ये आपको अल्फा का वैल्यू देता है। ओके, सो दिस होल वैल्यू वुड बी गिविंग यू द एक्सेप्टेंस रीजन, और ये एक्सेप्टेंस रीजन आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होता है कि 1 माइनस अल्फा। सो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, सो यही जो आपका वैल्यू होता है, दिस इज व्हाट यू हैव एज alpha, that is type 1 error. So 1 minus probability of rejecting the null hypothesis when it is true is what you have as 1 minus alpha. So 1 minus alpha यानी कि यही आपका सिचुएशन हो गया। लेकिन 2 टेल्ड टेस्ट में अगर आप देखोगे, सो 2 टेल्ड टेस्ट में एक ही साइड का 2 टेल्ड टेस्ट में आपका कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर आप 1 टेल्ड टेस्ट देखते हो, सो 1 टेल्ड टेस्ट में सिर्फ यही अल्फा होगा और सिर्फ यही रीजन मिलाकर अल्फा होगा। ओके, इसमें अल्फा बाई 2 इधर, अल्फा बाई 2 इधर, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिसिटी होती है, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में देखा भी है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, beta 2 hat is a consistent estimator of a population parameter beta, epsilon and delta are very small quantities. So beta का बीटा हैट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, एप्सिलॉन डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद सिचुएशन क्या है? सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के लिए आपने देखा है दैट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स फॉर अ लार्ज सैंपल साइज टेंड्स टू द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है? बीटा है, यानी कि ये बीटा को टेंड करेगा। दैट मींस ये लार्ज सैंपल में दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 0 के टेंड करेगा। सो यू विल हैव बीटा हैट माइनस बीटा टेंडिंग टू 0, दिस यू नो बाय द कंसिस्टेंसी थ्योरी। सो इसमें ये कब होता है? व्हेन यू हैव n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, ये आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ इकोनोमेट्रिक्स की क्लासेस में मैंने सारा कराया होगा। नाउ अब इसका मतलब क्या है? दिस टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ कि इसका जो गैप है वो काफी छोटा होगा। ओके, और एक काफी छोटा से छोटा मतलब कोई एक छोटा नंबर लोगे उससे भी छोटा होगा। कहने का मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटीज लगभग सर्टेन हो जाएगी, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगी लगभग। सो व्हाट आई मीन टू सी इज दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि इनका गैप वो काफी छोटे नंबर से भी देखते हो, सो दैट वैल्यू इफ एप्सिलॉन बीइंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, तो भी सर्टेन है, 1 के आसपास है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव। ये 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 क्यों होगा यार? ये तो 1 को टेंड करेगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। डेल्टा बीइंग अ स्मॉल नंबर, ये तो हो नहीं सकता। 1 प्लस डेल्टा 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। तो आप ऐसे भी रिजेक्ट कर सकते हो इवन इफ यू डोंट नो द लॉजिक। ठीक है, सो ये बस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो, अगर ये कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स होती है तो। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है,
एग्जामिनर्स का। पावर ऑफ a statistical test is defined as 1 minus बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है आपके probability of not rejecting the null hypothesis when it is not true, okay, या when it is false। फॉल्स जनरली वर्ड यूज नहीं करते, नॉट ट्रू यूज करते हैं। नॉट ट्रू क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हाइपोथेसिस में या तो ट्रू या तो नॉट ट्रू, वैसी सिचुएशन है। सो दैट्स व्हाई योर ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज not true. Now coming to question number 14, if y equals to L to the power alpha k to the power beta is a Cobb-Douglas production function with two factors, labor and capital, then the presence of constant returns to scale exhibited by the production function can be tested using only t statistic। t statistics से तो कर सकते हैं, only f statistic इससे भी कर सकते हैं। so both t and f statistics yes, chi square statistic नहीं। जब भी आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं तो यू कैन यूज एफ स्टैटिस्टिक। दिस आई हैड गिवन टू यू इन योर क्लास नोट्स। नाउ कमिंग टू टी स्टैटिस्टिक्स। टी स्टैटिस्टिक्स में जब आप जानते हो कि डिफरेंसेस वगैरह भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर आप चेक करते हो तो वो भी हो सकता है। सो सपोज आपका मान लिया जाए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, सो दिस इज व्हाट यू हैव अंडर कंस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो ये मान लो आपका ट्रू लिया जाए, okay, so this is for the population। in that sense whatever the value of alpha and beta you will have, okay, so alpha hat plus beta hat, एक ये कंडीशन ले लो, ठीक है। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 1, कुछ ऐसा कर सकते हो। या इसको भी और नुआंस्ड करना चाहते हो, यू कैन राइट दिस एज alpha plus beta minus 1 equal to 0. So you can make, in place of this, you can have alpha hat plus beta hat minus 1 minus alpha plus beta equal to 0. This can be your null hypothesis, ठीक है। या आप चाहो तो उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस में भी करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप फिर आप अपना टी स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हो। सो यू नो दिस। सो इसमें क्या करते हो, जैसे कि आप बीटा हैट माइनस बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट यही करते थे। सो यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस। सो आपका नल हाइपोथेसिस इज दिस वन, सो दिस इज योर नल। सो नल हाइपोथेसिस से आपका यहाँ से आपका दिस विल कम आउट टू बी द टी स्टैटिस्टिक्स। सो आई विल राइट दिस एज टी स्टैटिस्टिक्स। सो यू कैन हैव दिस टी is equal to this divided by standard error of alpha hat plus beta hat minus 1, कुछ ऐसा कर सकते हो। या इसके सेंस में आप लिखना चाहते हो, so you can have this as something like this। इसको मैं 0 के बराबर लेने की लिख सकता हूँ, so you can have something like this, okay। so कहने का मतलब ये है कि you can have the use of any of this, ओके लेकिन ये आपके काम का नहीं है। काम का यही है कि कौन कौन से टेस्ट यूज कर सकते हो, इतना डिटेल आपको अंडरग्रेड लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है, ओके। सो ये वाला लॉजिक याद रखना कि जब ये यूज कर सकते हैं, सो वी कैन पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स एंड देन वी कैन ट्राई, ओके। आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है। सो दिस कैन बी यूज्ड, या ये चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। Now coming to question number 15, in the context where sample mean of dependent variable y bar lies closer to the observed yi, so y bar और yi ये जो है इनका डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यूज में this lies closer than to the observed values then its least square predictor, यानी कि कहने का मतलब yi minus yi hat इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस देखा जाए, सो दिस इज स्मॉलर, ओके। सो दिस इज व्हाट वी मीन हियर। सो ये एक हमारी कहानी है, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, सो यू विल हैव yi माइनस y बार स्क्वायर बीइंग लेस देन yi माइनस yi हैट स्क्वायर, ओके। सो आर स्क्वायर पे कहानी पूछी गई है, सो आर स्क्वायर इक्वल टू, you know this as ESS upon RSS, explain sum of squares upon
total sum of squares, मैं RSS क्यों बोला TSS, okay, so this can be written as 1 minus residual sum of squares upon total sum of squares, so that can be your R square. So R square is equal to 1 minus RSS upon TSS. Okay, so this is what you have. Fine. Now if you estimate a regression function, in that case you get the value of RSS as your yi minus yi hat whole square. Okay, so we will have that as R square equal to 1 minus RSS, this is your RSS, yi minus yi hat whole square, this divided by, you have yi minus y bar whole square, so this is the total variation, so this will give you the total sum of squares. So this is what you have. Now this value is lesser than this value, so this whole fraction would be greater than 1. Why? Because numerator is greater than denominator. In that case R square is equal to 1 minus some value greater than 1, so you will have 1 point something. Okay, so let it be 1 point x. I am writing that for the simplicity, so you can think of this as, if this is greater than 1, in that case 1 minus any value greater than 1 will give R square being negative. Okay, so this is what you have. So the goodness of it, which is R square, that is negative. I hope it is okay for you. Okay, so this was a little bit tricky, लेकिन ये आप अगर देख लेते हो सो वहां से आप चीजें कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि आर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद ही है. आर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है. आर स्क्वायर आपसे क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकती है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर का. तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? हायर द कैश रिजर्व रेशियो, स्मॉलर द मनी मल्टीप्लायर. यू नो दैट द फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन द कैश रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन आर. यही होता है. सो यू कैन हैव. एक और आप देखे होंगे, m इक्वल टू 1 प्लस सी डी अपॉन सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी. ओके, सो इस केस में आप अगर सी डी की वैल्यू 0 रखते हो, ई डी की वैल्यू 0 रखते हो, सो दैट विल गिव यू द सेम फॉर्मूला. तो आपको ये भी फॉर्मूला पता है, ये भी फॉर्मूला पता है. सो इस केस में और कैश रिजर्व रेशियो जब ये ज्यादा होगा, सो इस केस में the value of this fraction will be lesser, क्योंकि डिनोमिनेटर आपकी वैल्यू ज्यादा हो रही है. सो इन दैट केस स्मॉलर द मनी मल्टीप्लायर. बिल्कुल ये सही बात है. हायर द कैश रिजर्व रेशियो, लार्जर द मनी मल्टीप्लायर. नो, इफ बैंक्स होल्ड ऑल डिपॉजिट रिजर्व, larger the money multiplier. So if all deposits are taken as reserve, in that case this value will be larger, so multiplier will be very low. Okay, so that will tend to 0. Cash reserve ratio, so that will be R, sorry, not 0, so R will be something like tending to 1, that means 100%, because you can keep the reserves up to 100%. So R would be coming out to be 1, so multiplier would be equal to 1, so this will be lower money multiplier. Okay, so that is the case. Cash reserve ratio does not influence the money multiplier. Yes, it affects. So this is a wrong statement. एक और याद रखना, मनी मल्टीप्लायर का जो रेंज होगा, so that will be greater than 1. So money multiplier will have value greater than 1. So यहाँ पे 1 आ रहा है, that means 1 तो छोटा हो गया ना, तो larger money multiplier नहीं हुआ, कम हो गया. Okay, so this is what you have. Now coming to question number 17. ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें कुछ बताने लायक है भी नहीं, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चंस दें तो तुम समझ लेना ये आपको फ्री में नंबर देने के लिए क्वेश्चंस पूछे गए. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कैन अफेक्ट द गवर्नमेंट एक्सचेकर थ्रू. गवर्नमेंट एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट के जो फाइनेंस हैं, जो भी उनका एक तरह से समझो जहां पे पैसे रखे जाते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट यू नो, और यू कैन से ट्रेजरी. सो टैक्स पेमेंट्स ओनली, ऐसा नहीं है यार. पब्लिक सेक्टर तो टैक्स देती ही है, जो भी गुड्स अगर वो सेल करती है तो जीएसटी वगैरह तो देना ही है, सो टैक्स आपका तो आएगा ही. डिविडेंड्स ओनली, अब गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर है तो डिविडेंड्स भी पे करेगी ही. इंटरेस्ट पेमेंट,
अगर उसने कुछ लोन लिया हुआ है या गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, शॉर्ट टर्म का लोन दिया हुआ है, सो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी करेगी। सो डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड टैक्स पेमेंट्स अगर आपने इंडियन इकोनॉमी किया होगा तो आपको ये चीजें रिलेटेबल भी लगेगी। अकॉर्डिंग टू द ISLM मॉडल, एक याद रखना, ऑफ बजट बोरोइंग मैंने भी आपको बताया था डिस्कशन में, दैट ऑफ बजट बोरोइंग में गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने ही PSU से या PSE से बोरो कर लेती थी, ठीक है। सो उस सिचुएशन में अगर आपको ये लॉजिक अगर याद है तो आप ये रिकॉल कर सकते हो दैट the similar thing will happen in the reverse way, meaning public sector enterprises would ask for money from the government. Okay, तो ऐसी situation भी arise हो सकती है, so interest payment will also be given to the government. Fine. According to the ISLM model, if the central bank increases money supply, then the rate of interest will and the income will. So ISLM model देख लो, so here you have price, sorry, here you have I and here you have Y. Okay, so in this situation you will have downward sloping IS curve and upward sloping LM curve. So central bank increases money supply, meaning your money supply has increased from M0 to M1. M1 is greater than M0, so you will have LM curve shifting towards the right. Okay, suppose कर लेना ये parallel shift हुआ है. So in this situation you will have fall in the rate of interest. So I0 to I1, Y0 to Y1. So fall in the rate of interest and rise in the income. So that will be fall, rise. Option A as the correct answer for this particular question. Question number 19 फिर से एक तरह से आपके लिए freebie है. So coming to question number 19, Rosie buys a 50-year-old house for her family in this year. रोजी ने एक 50 साल पुराना घर खरीदा. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. 50-year-old हाउस फॉर हर फैमिली दिस ईयर. सो ऑलरेडी वो हाउस पहले से कंस्ट्रक्टेड था, उसकी वैल्यू कुछ थी ही, तो कुछ नया प्रोडक्शन तो हुआ नहीं. नया प्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये आपके नए इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, या नई GDP में तो कुछ है नहीं, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. दिस ईयर Kathy builds a new house for herself. Yes, this is the part of investment. So total investment in the economy in this context is one house, and that house is by Kathy. Okay, so now let us move to question number 20. Consider a firm that produces a single good using labor and capital. Let C, Q, L, K, W, R, and P denote cost of production, level of output, labor, capital, wage rate, price of capital, and the price of output respectively. An example of the cost function of this form is, ये tricky question है, मैं समझता हूँ यहाँ पे आप mistake करोगे. Most of the students will go for this particular option. Okay, लेकिन ये कॉस्ट फंक्शन जो फॉर्म के लिए होता है वो कॉस्ट फंक्शन मिनिमम कॉस्ट फंक्शन होता है. ओके, सो फॉर्म हमेशा चाहती है मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हो, मेरा आउटपुट मैक्सिमाइज हो. इन अ नटसेल यू कैन से द फॉर्म ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. ओके, सो द फॉर्म ट्राइंग टू मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट और यू कैन से मिनिमाइजिंग द कॉस्ट फंक्शन. ये तो जनरल हो गया ना, तो इसमें जरूरी तो है नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जरा, अगर आप इस केस में देखोगे, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव एज योर आइसो कॉस्ट लाइन. ओके, सो इसमें जो प्रोडक्शन डिसीजन लेते हो तो इस पे प्रोड्यूस करते हो. या अगर इस सिचुएशन में देखो, अगर आपने कुछ ऐसा आइसो क्वांट ले रखा है, सो ये क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इस आइसो क्वांट अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा है. ओके, सो अगर मान लो आउटपुट लेवल है, तो आउटपुट लेवल, इसकी आउटपुट लेवल जो भी है, उस आउटपुट लेवल में एक कॉम्बिनेशन इनपुट्स का कुछ यहाँ पे आ रहा है और कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ और यहाँ आ रहे हैं. ओके, सो ये वाला चूज करते हो, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. ओके, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. तो ये वाला जो कंडीशन है ना, वो इसको भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन फॉर्म उसको चूज करेगी नहीं, चूज करेगी तो ये ऑप्शन नहीं होगा. यही ट्रिक था इस क्वेश्चन का. C इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ W L R के, ऐसा थोड़ी है.
फर्म को दोनों का कॉस्ट बियर करना पड़ता है, दोनों इनपुट्स पे। सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। C इज इक्वल टू P इंटू क्यू अपॉन WL प्लस R के, नहीं यार, इसी का कुछ मिनिमाइजेशन होगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ अलग सा कुछ फॉर्मूला आ जाएगा। C इज इक्वल टू Q इंटू रूट RW। सो एक आपको मैंने एडवांस्ड केसेस जो कराए थे, एडवांस्ड कंसेप्ट, सो उसमें आपको थोड़ा बहुत रिकॉल होगा कि दिस कॉस्ट फंक्शन can be represented as some function of output and the prices। हो सकता है ये प्राइस P भी हो, ठीक है। सो अगर प्राइस P कंस्टेंट लिया जाए, सो इन दैट केस यू कैन हैव दिस एज f of Q R W। सो दिस इज सेटिस्फाइड हियर। सो इस सिचुएशन में दिस कैन बी द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, सो एग्जाम्पल पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि नेसेसरली वही होगा, इसीलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कंसीडर अ कंज्यूमर विद द यूटिलिटी फंक्शन। ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह की यूटिलिटी फंक्शन को आप क्वाजी लीनियर प्रेफरेंसेस बोलते हो, where x and y are quantity of two commodities consumed, which one of the following is true? Income elasticity of demand for both goods is 1। So पहले फाइंड ही कर लेते हैं। So you know MRS equal to the price ratio, so absolute values ले लेता हूं मैं, px upon py। So you will have this as u of x y equal to y plus x raised to the power 1 by 2। So MRS will be something like 1 by 2x to the power minus half upon, you will have 1 equal to px upon py। So this is what you have. Now you will have this as 1 upon 2x to the power 1 by 2 equal to px upon py। Fine, so you can have this as something like, this can be taken as 2x to the power 1 by 2 is equal to py upon px। ओके, सो इसको मैं इधर ले गया, इसको इधर, फिर इसको इधर। सो अगर इसको स्क्वायर कर दो, सो यू विल हैव 4x इक्वल टू py upon px whole square। So that will be giving you x equal to py upon px whole square into 1 by 4। So this is what you have। So let us see, income elasticity of demand for both goods is 1। अब इसका इनकम इलास्टिसिटी निकालोगे, सो dx upon dm। सो देयर इज नो इनकम अटैच्ड हियर, क्योंकि इनकम के लिए आपका, सो यू हैव px x प्लस py y इक्वल टू m। ओके, यहां से y के केस में आपकी वैल्यूज m के टर्म्स में आएंगी, लेकिन x का नहीं आएगा। ओके, सो x का आपके प्राइस रेशियो के टर्म्स में ही आएगा। सो अगर आप इनकम के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इनकम इलास्टिसिटी भी अगर परसेंटेज टर्म्स में इसको कन्वर्ट करोगे, दैट इज समथिंग लाइक dx अपॉन dm into m upon x। So this will be giving you value 0। So income elasticity of demand per good x is 0। This is the correct answer। income elasticity for demand of demand for good y is 0। नहीं, इसको अगर निकालोगे, so you will not be getting this। इसको आप वेरियन की बुक से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो, उन्होंने पूरा इस पे कराया हुआ है, ठीक है। income elasticity of demand for good x is 0.5 and good y is 1। ये भी गलत हो गया, ये पहला वाला तो गलत हो ही गया जब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ तो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टू गुड्स कंजम्पशन फ्रेमवर्क एंगल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। ये तो जानते ही हो, एंगल कर्व में आप क्या करते हो, इनकम चेंज करते हो, ओके यही करते हो ना, और उसके बाद आप देखते हो कि क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है। जब प्राइस चेंज करते हो तो आपका क्या होता है, डिमांड कर्व निकलता है। ओके, इनकम चेंज करते हो तो एंगल कर्व निकलता है, यही लॉजिक याद रखना था। सो इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन ऑफ द गुड्स। ओके, सो यू विल हैव ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23।
theory of revealed preference is used to derive. theory of revealed preference अगर आप रिकॉल करोगे तो उस सिचुएशन में क्या होता था, कंज्यूमर्स की जो ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल है वो दिखती थी, उसके बेसिस पे हम उसकी प्रेफरेंसेस निकालते थे. ओके, सो लेट अस सी द आंसर्स. सो डिराइव ऑप्टिमल चॉइस, ऑप्टिमल चॉइस तो दिया होता था, लेवल ऑफ इनकम नहीं ये भी पता होता था, प्राइसेस ये भी पता होता था, प्रेफरेंसेस निकाले जाते थे यूजिंग प्राइसेस, इनकम एंड ऑप्टिमल चॉइस इंफॉर्मेशन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगर ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे. ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं रेट करूंगा, क्योंकि इसमें आप अगर थोड़ा सा लॉजिक भी मिस करोगे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग है सो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर लोगे. इवन ये भी आपके डायरेक्ट क्लास नोट्स है. Consider the statements 1 and 2 in a monopolistically competitive market scenario. In the long run equilibrium, the price of the good will be equal to the minimum of the average cost. So price of the good will be equal to the minimum of average total cost. जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का केस होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. सो इफ देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इन दैट सेंस फर्म्स विल हैव सम ऑफ द मार्केट पावर, यानी कि कुछ मोनोपोली पावर होगी. तो मोनोपोली पावर होगी, इसके कारण आपका जो प्राइस होगा दैट विल नेवर बी इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट. ओके, in the short run firms may earn a positive profit. Yes, so first is false but second is true. Option C is the correct answer. फिर देखो 25 नंबर क्वेश्चन काफी इजी आपको दे रखा है. So let us see. If average variable cost curve is an upward sloping straight line, sloping का थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया उन्होंने, straight line through the origin, then the marginal cost curve will then be, आप जानते हो कि ये आपका मान लो प्राइस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसा ले लिया जाए और इधर की तरफ में आपका क्वांटिटी ले लिया जाए. सो इन दिस सिचुएशन अगर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, ओके, सो ये कब होगा, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा तभी आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव. क्यों ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपका मार्जिनल कॉस्ट अगर मान लो स्टीपर नहीं होता, यानी कि एवरेज कॉस्ट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ये मार्जिनल कॉस्ट कम होता, कुछ ऐसा हाइपोथेटिकली ले लो, तो एडिशनल क्वांटिटी पे अब रिलेटिवली कम एडिशन होगी तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन करेगा. ओके, सो अगर आप रिकॉल करोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप दैट इज यू शेप्ड, तो इस सिचुएशन में यू हैव द केस दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता है इसके मिनिमम पे, फिर उसके बाद आपका जैसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंक्रीज होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है. एंड द सेम गोज फॉर एवरेज टोटल कॉस्ट. ओके, so upward sloping a straight line through the origin and is steeper than the average variable cost. Okay, so ये directly आपके क्लास नोट्स ऑन प्रोडक्शन थ्योरी पे था. so ये ऐसे इजी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा रुकना है और रुक कर ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक ना कर दो, और इससे आसानी से उसमें अपने बेसिक कंसेप्ट्स को रिकॉल करके ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना है. ओके, ताकि आप फुल में फुल स्कोर कर पाओ. Now coming to the next question. In the case of liquidity trap आप रिकॉल कर लो किन्स की थ्योरी. सो किन्स की थ्योरी में लिक्विडिटी ट्रैप के केस में मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव. डायरेक्टली आप क्लास नोट्स रेफर कर सकते हो. सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव. ओके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी लो होता है, जिसको सब जीरो लेवल बोलते हैं, सो काफी लो होगा. इन दैट सिचुएशन अगर मान लो मॉनेटरी एक्सपेंशन करते हो सो इंटरेस्ट रेट अब उससे कम हो ही नहीं सकता. जब नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहां से बढ़ेगा. सो दैट इज द कंसेप्ट हियर. लेकिन फिस्कल पॉलिसीज में इफेक्टिव होता है. ओके, सो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को करनी चाहिए. दैट इज द कंसेप्ट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27. मिड डे मील स्कीम फॉर इंडियन स्कूल चिल्ड्रन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन Madras
कॉरपोरेशन। ओके, सो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ इस तरह का डेवलपमेंट आपको देखने को मिले सोशल सेक्टर में, तो आप कोशिश करना तमिलनाडु का तुक्का मारने का। ओके, और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन या कुछ सिटीजन सेंट्रिक कुछ दिखे तो उस समय राजस्थान वगैरह को आप टिक कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन, tax buoyancy is defined as, so tax buoyancy क्या है? growth in tax revenue, growth in tax revenue as a ratio to growth in tax rate, नहीं यार, percentage change in tax revenue as a ratio to percentage change in tax base, this is the correct answer. percentage change in tax revenue या percentage change in government expenditure नहीं, लेकिन अगर tax rate और tax revenue की बात होती तो tax elasticity होता, ठीक है? तो tax buoyancy, tax elasticity, ये सब आप डायरेक्टली डेफिनेशन से याद रखना। ओके, सो लेट अस सी, you are measuring level of consumption of a good commodity on the x axis, so x axis पे आपका good है and that of a bad quantity on the y axis, तो y पे आपका bad है। ओके, सो इस तरह का इंडिफरेंस कब डायरेक्टली फेस से आपका क्लास नोट्स में सारे कराए हुए हैं, सो हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप। ओके, सो यू कैन हैव समथिंग लाइक this shape, something like this shape, something like a straight line, you can have either. Okay, so here you have good, here you have bad, अगर इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड रेफर्स टू द, एक यूनिट क्वांटिटी इंक्रीज करने से यूटिलिटी में कितना चेंज होगा? चेंज इन यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग द गुड, नो चेंज इन यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग सम एडिशनल यूनिट्स, सम एडिशनल क्यों? वन यूनिट। रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी फ्रॉम पर यूनिट चेंज इन कंजम्पशन ऑफ द गुड, यस। रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी फ्रॉम पर यूनिट मॉनेटरी चेंज, नहीं यार, ऑप्शन सी, एक यूनिट कंजम्पशन की क्वांटिटी इंक्रीज करने से क्या होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव फॉर क्वेश्चन नंबर 30। अब नए सेक्शंस में ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है, इसमें आपके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होंगे। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ओके, सो फिर से क्लास नोट्स डायरेक्टली, आर बार स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस के। सो लेट अस सी, when you have r square equal to 1, in that sense 1 minus r square equal to 0, in that sense r bar square is equal to 1, ठीक है? so ये situation, so if r square equal to 1 then r bar square equal to 1, so if r square equal to 1 then r bar square equal to 0, ये तो नहीं होगा। now let us see, when r square equal to 0, in that sense 1 minus r square equal to 1, in that sense you will have r bar square equal to 1 minus n minus 1 upon n minus k. So you know that n minus 1 is greater than n minus k. ओके, k क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इस केस में आप पैरामीटर्स में इंटरसेप्ट भी इंक्लूड कर रहे हो। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव। सो इस सिचुएशन में n minus 1 will be more than n minus k, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, so this value will be less than 0. so if r square is equal to 0 then r bar square can be negative. ये तो कहां से आ गया? so first two options are correct for this particular question. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्लास नोट से आ रहे हैं तो उनको अच्छे से कर लें, और जो बेसिक बुक्स हैं उससे क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो उनको आप कभी भी मिस ना करें। Which of the following is or are not the assumptions of classical linear regression model? जो उसके assumptions हैं बस वही याद रखने हैं, और assumption से भी क्वेश्चंस बहुत बहुत पूछे जाते हैं। ओके, वेरिएंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल yi is greater than the variance of the explanatory variable, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था, सो नट पूछा है तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। The model is linear in both parameters and variables, पैरामीटर्स में होता है, वेरिएबल में नहीं होता है। okay, so this is also not correct, मतलब not assumption. The covariance of yi ui equal to 0 where ui is the error term, नहीं यार, ui में जो वेरिएशन होता है यही वेरिएशन इन y देता है। okay, so this is also not the assumption.
इनफैक्ट ये कभी होता ही नहीं है। कोवेरियंस ऑफ एक्स आई यू आई इक्वल टू 0, यस, ये आपका एजम्पशन है। सो दिस इज नॉट द right option for this particular question. Okay, now coming to question number 33, which of the following is or are not true? Arithmetic mean is always greater than or equal to the geometric mean of a set of positive values. हाँ, positive values जब होंगे तो arithmetic mean always greater than or equal to geometric mean होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये आपने लिखा भी है। ओके, सो स्टेप्स की क्लास फिर से रिवाइज कर लो। कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयर इज बिटवीन 0 एंड 1, नहीं यार, -1 एंड 1। ये जल्दीबाजी में पढ़ने में गलती मत कर देना, आर स्क्वायर नहीं पूछा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है। ओके, एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट ऑफ -इंफिनिटी एंड इंफिनिटी ऑन द रियल लाइन इज 0। ये रियल लाइन बनाया, बीच में 0, इधर -इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, ऐसा होता है। करने का मतलब मिड पॉइंट यानी कि -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, और ये प्लस माइनस कैंसिल कर दो। ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यू डोंट नो -इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती, यू डोंट नो व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी? क्यों? क्योंकि आपको मैंने दिखाया भी है कि जब भी आप -इंफिनिटी लेते हो, सो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किया जाता है, यानी कि इससे और कोई भी अगर आप वैल्यूज लेते हो, सो उससे एक छोटी वैल्यू आप हमेशा लिख सकते हो। उसी तरह आप इंफिनिटी लेते हो, पॉजिटिव इंफिनिटी, सो यहाँ भी आपका ओपन इंटरवल होता था, यानी कि कोई भी एक लार्जेस्ट नंबर आप लेते हो दैट यू कॉल एज इंफिनिटी, फिर भी उससे अगला नंबर उससे बड़ा हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो wrong, meaning this is the correct option for this particular question. Domain of a random variable that follows chi-square distribution with degree of freedom 1 is 0, infinity. Okay, although ये बात सही है, लेकिन इसके सॉल्यूशन में इन्होंने दे रखा है कि this is wrong. Okay, so इन्होंने क्यों दे रखा है? So कोई लॉजिक नहीं बनता कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 दे रखा है तो ऐसे पूछे, क्योंकि ये सबके लिए होल्ड करता है। ठीक है, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी भी हो ये होल्ड करता है। ओके, अब रियल प्रॉब्लम में राइज करता है कि यहाँ पे, सो आई विल गो विद द केस दैट इंफिनिटी को भी इंक्लूड नहीं हो सकता, ओपन इंटरवल होना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस शुड बी रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने उसको सही से एक्सप्रेस नहीं किया है। ओके, जो कि इनका है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कैसा इन्होंने क्यों किया है। ऑल्दो अंडरग्रेड लेवल पे इस पे इनको रॉन्ग नहीं करना चाहिए। ओके, इफ दैट इज द लॉजिक देन गॉड नोस कि क्यों किया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। सो डोमेन के केस में ये हमेशा याद रखना, दिस होल्ड्स। क्यों होल्ड करता है? क्योंकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जस्ट स्क्वायर्ड है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द शॉक्स टू द आईएस कर्व, यानी आईएस कर्व कब कब शिफ्ट करेगी, ये आपकी कहानी है। सो चेंजेस इन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर गुड्स यानी कि कंजम्पशन चेंज होगा, सो सी विल चेंज, सो सी चेंज होगा, सो दिस इज shock to the IS curve. Why? Because with the change in C, you will have change in the IS curve. Self-fulfilling webs of optimism and pessimism of the agents in the economy. Optimism और pessimism क्या है? अगर तुम होपफुल हो कि आने वाले टाइम में तुम्हारी इनकम बढ़ने वाली है, दिस इज ऑप्टिमिज्म। अगर तुम्हें लगता है आने वाले टाइम में तुम्हारी इनकम कम होने वाली है, दिस इज पेसिमिज्म। तो जब भी कुछ ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म होता है, उस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि इनकम आपकी बढ़ने वाली है, इन दैट सेंस यू जनरली ट्राई टू कंज्यूम मोर। ठीक है, क्योंकि आपका इनकम फ्यूचर में लगातार बढ़ता जाएगा, सो यू विल हैव बेटर इनकम सोर्स, सो इन दैट सेंस यू विल बी कंज्यूमिंग मोर। ऐसा होता है, तो ज्यादा कंज्यूम करोगे या ज्यादा सेव करोगे, ऐसा भी कर सकते हो। सेव करके मान लो इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। सो इन दैट केस आईएस कर्व आपका चेंज होगा, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। एक्सोजीनस चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी, एक्सोजीनस चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी, यहाँ पे एक्सोजीनस बताया है, इधर का कंसेप्ट से घुमाकर नहीं है,
डिमांड फॉर मनी चेंज हुआ, एक्सोजेनस। ओके, सो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चेंजेस इन द गवर्नमेंट परचेजेस, यस, जी चेंज होगा तो बिल्कुल चेंज होगा यस का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is or are correct in the case of a small open economy with floating exchange rate? ओके, सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए जो उन्होंने स्मॉल ओपन इकोनॉमी दे रखा है वो ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है, सो अब आते हैं, फिस्कल एक्सपेंशन रेजेस इनकम। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है उसके साथ साथ अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो, ओके, सो इस सिचुएशन में यू हैव फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव, ये आप जानते हो। जब ये सिचुएशन है तो फिस्कल एक्सपेंशन इनकम राइज करे, ये जरूरी थोड़ी है। सो दिस इज रॉन्ग। फिस्कल एक्सपेंशन लिफ्ट्स इनकम एट द सेम लेवल। हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है। ऐसा क्यों होता है ये देखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है हमें। कैपिटल इनफ्लो लीड्स टू फॉल इन नेट एक्सपोर्ट्स, कैपिटल इनफ्लो लीड्स टू इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, सो कैपिटल इनफ्लो का मतलब क्या? कैपिटल इनफ्लो होगा इस सिचुएशन में डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी विल अराइज, so appreciation of the currency, so this will mean appreciation of domestic currency। अब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट करेगी, इन दैट सिचुएशन यू विल हैव एक्सपोर्ट डिक्रीजिंग, इंपोर्ट राइजिंग, सो फॉल इन नेट एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है। ओके, कैपिटल इनफ्लो लीड्स टू इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, ये भी गलत है। अब आ जाओ, फिजिकल एक्सपेंशन लिफ्ट्स इनकम एट द सेम लेवल। ओके, सो ये मेन पॉइंट है। ओके, सो ये कहानी काम की है। क्यों कहानी काम की है जरा देखो। अब अगर मान लो कुछ ऐसा सोचते हो, सो यू हैव फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव, तो आपने इसको ये ट्रिक से निकाल लिया। अगर आपको ऐसे भी नहीं सोचना, स्मॉल इकोनॉमी के केस में देखना कि उसकी जो भी टोटल कंजम्पशन है, यानी कि जो वो इंपोर्ट करता है थोड़ा बहुत फ्रैक्शन ही उसका बाकी वर्ल्ड के प्राइस को चेंज करेगी। ओके, सो जो भी वो गुड इंपोर्ट करता है उसकी प्राइसेस चेंज नहीं होने वाली, कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाली। ओके, सो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के सेंस में भी आप देख सकते हो कि ग्लोबल प्राइसेस की सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन अगर फिस्कल पॉलिसी अगर आप लगाते हो, सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी आपने लगाया, सो दिस इज LM, दिस इज IS डैश। सो इस सिचुएशन में क्या है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया सो कैपिटल इनफ्लो होगा। ओके, सो कैपिटल इनफ्लो होगा जब आपका परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी नहीं भी है, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी भी है, तो भी कैपिटल इनफ्लो होगा। ओके, कैपिटल जब इनफ्लो होगा तो एप्रिसिएशन होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। ओके, सो फिस्कल पॉलिसी से अगर आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज कर गया, सॉरी आपका IS कब राइट पर शिफ्ट कर गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जी, यही होता है फिस्कल एक्सपेंशन। अब बाद में क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट कम कर दिया, तो एक्सपोर्ट कम कर दिया तो ये एक तरह से ये कम होता चला है। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव। लेकिन ग्लोबल सिनारियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो इफेक्ट थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए था इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में, वो नहीं होता। ठीक है, सो फिर से आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को रेफर करना तो थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई वुड स्टिल रेट दिस एज one of the tough questions. Okay, now coming to question number 36, which of the following is or are correct according to the classical macroeconomic school? अरे यार, इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी आपको गलत नहीं करना है।
लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, बिल्कुल क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आपने ये देखा हुआ है. इफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड कर्व अफेक्ट्स प्राइसेस बट नॉट आउटपुट. बिल्कुल यही तो जानते हो कुछ ऐसा. सो समथिंग लाइक दिस. This is your Y, this is your price. So this is what you have as aggregate supply, this is what you have as aggregate demand. Aggregate demand कहाँ से आता है? फिशर के इक्वेशन से आता है, mv इक्वल टू पी वाई. सो अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका चेंज हुआ, मान लो एग्रीगेट डिमांड कर्व चेंज हुआ, एडी डैश हो गया, सो आउटपुट रिमेन्स द सेम विच later was called full employment level. So this is what you have as full employment level of output. Price में आपका change हो गया, so price is affected but not the output. Okay. If long run aggregate supply curve is vertical, changes in aggregate demand affects output but not prices. मैंने diagram में बता ही दिया. Vertical aggregate supply curve implies that output is independent of the money supply. बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि aggregate demand ही आपका determine होता है mv equal to py. So you have y equal to mv upon p. So there is inverse relationship between aggregate demand. So अगर इसका change देखोगे, so you will have y being constant here. So m change हुआ तो सिर्फ और सिर्फ price change होगा. So this is independent of monetary policy, or you can say that the output level is independent of nominal money supply, which you call even real तो same ही रहेगा वैसे, what you call as neutrality of money. Okay, so option A, B and D are the correct options for this particular question. ठीक है, so इस तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत ध्यान देना है. Now coming to question number 37. In the case of first degree price discrimination, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एक तरह से परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था. ठीक है, सो इन दैट सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में यानी कि लास्ट की बात हो रही है. सो व्हाट यू हैव एज दिस सिनेरियो. ओके, सो जैसा है, सो मान लो ये सप्लाई है, ये मान लो डिमांड है. सो सारा का सारा ही ये सारा का सारा ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव. सो इन दिस केस यू विल हैव टोटल सरप्लस इज इक्वल टू फॉर्म्स प्रॉफिट्स. तो ये आपके कॉस्ट होते हैं. सो ये जो सरप्लस है, ये टोटल सरप्लस है, प्राइस ये होता. ओके, सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फिर से मोनोपोली वाले केस में पढ़ लेना. सो टोटल सरप्लस इज इक्वल टू फॉर्म्स प्रॉफिट. फॉर्म क्या करती है? कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लेती है, विलिंगनेस टू पे के बराबर प्राइस चार्ज करती है सारे कंज्यूमर्स से. सो इन दैट केस यू विल हैव टोटल सरप्लस इक्वल टू द फॉर्म्स प्रॉफिट्स. कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 0. बिल्कुल कंज्यूमर सरप्लस कुछ बचा ही नहीं. डेड वेट लॉस इज पॉजिटिव. नो, देयर इज नो डेड वेट लॉस. डेड वेट लॉस इज 0. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. And the last is producer surplus is 0. No, producer surplus तो पूरा ही है. So you will have only option A and option B as the correct answer for this particular question. Okay, so let us move to the next question. Question number 38. Which of the following statements is or are correct for this economies of scale? Okay, so question number 37 मैंने बता ही दिया. 38. The elasticity of cost with respect to output is less than 1. Diseconomies of scale यानी कि आपकी क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज ज्यादा करेगी. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव. सो व्हाट यू मीन इज परसेंटेज चेंज इन Q is less than percentage change in total cost. Okay,
So what you will have this as the elasticity of cost with respect to output is less than 1. नहीं यार, ये ज्यादा है. The elasticity of cost with respect to output is greater than 1. बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि कॉस्ट में चेंज रिलेटिवली ज्यादा होगा. द इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज इक्वल टू 1. नहीं यार, ये तो फिर बराबर हो गया. सो ये कब होगा? कंस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में. मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. यस, तभी तो जाकर डिसइकोनॉमीज आएगी, कॉस्ट इंक्रीज तभी होगा. सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दीज टू आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये भी आपके क्लास नोट से ही था, ये भी आपके क्लास नोट से ही है. मार्केट फेलियर अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एक्सटर्नलिटी, पब्लिक गुड, मार्केट पावर. प्राइवेट गुड में नहीं होता एक्सटर्नलिटी, आप जानते हो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस पीरियड is or are used by national sample survey for measuring employment and unemployment? ये आप अनएम्प्लॉयमेंट इंडियन इकोनॉमी का पढ़ाया था, उससे आप डायरेक्टली लिख सकते हो. ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो एक्सपेंडिचर वाले केस में जनरली कम पूछा जाता है कि क्या रेफरेंस पीरियड लिया गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वाले केसेस में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. ओके, सो 1 ईयर के केस को बोलते हैं यूजुअल स्टेटस. सो दिस इज व्हाट यू हैव एज करेक्ट ऑप्शन. 1 मंथ जैसा कुछ नहीं लिया जाता है. 1 वीक, इसको बोलते हैं आपका करेंट वीकली स्टेटस. ईच डे को बोलते हैं करेंट डेली स्टेटस. ओके, सो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41 to 50. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन ये न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है. ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. अब नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, the correlation coefficient between x and y using the following information is rounded up to 2 decimal places. अब इसका क्या होगा? So correlation coefficient पूछा है. Okay, so you know rho xy is equal to covariance of xy upon sigma x sigma y. ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो चाहो तो. ठीक है, लेकिन फिर से कम समझाएगा. एक और फॉर्मूला होता है दैट रो एक्स वाई दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ के जो ये वैल्यूज दिए हैं उन्हीं के टर्म्स में. सो यू विल हैव n इनटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, ये स्टैंडर्ड एरर है तो वेरिएंस का अंडर रूट. सो मैं दोनों के केसेस में मल्टीप्लाई करके सेम बात आएगी, दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे. आई होप उसको आप कैलकुलेशन से देख भी सकते हो. सो यू विल हैव n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, ये सिचुएशन हो गया आपके लिए सिग्मा एक्स की जगह पे, सिग्मा वाई की जगह पे n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे गलती जनरली क्या करते हो आप, यहाँ पे लगते हो रिग्रेशन वाला कंसेप्ट यूज करना. ठीक है, यहाँ रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं बोला है, यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला है. और आपने इकोनोमेट्रिक्स में देखा है कोरिलेशन कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों अलग चीजें हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर. सो इन दैट सेंस यू विल गेट दिस एज समथिंग लाइक n कितना है, n इज 100. सो यू विल हैव रो एक्स वाई इक्वल टू 100 into summation xy. So summation xy is this, x is xi, okay, y is yi. So that is 100 into 438 minus summation x summation y. So summation x is 280 here, summation y is 60 here, divided by root under n is 100, then summation x square is 2
384 minus summation x square, so that is 280 square. Okay, so this is one term. Then you will have 100 into summation of y square is this is like 117 minus summation of y, sorry, summation of y 60 ka whole square. Okay, so you can have this as something, let us see. Let me do it with the calculator. Okay, so you will have this as 43800 minus 280 into 60, so that is equal to 16,800. Okay, so न्यूमरेटर हमारा निकल जाएगा, न्यूमरेटर में निकाल दे रहा. So you will have 43800 minus 16800, so that will come out to be 27,000. Okay, अगर इसका वैल्यू देखोगे so that will be something like, मैं थोड़ा सा इसको अलग लिखता हूँ. Okay, so we can have this as 280 का square, so 280 into 280, that is 78400. Okay, so you can have this as 78400. So 238,400 minus 78400, so that is 160000. Okay, so this is something like root under 160000. Okay, this is what you have. So उसका अगर स्क्वायर रूट करोगे so that will come out to be 400. Okay, इसी तरह इसका अगर करोगे so this will be 11700 minus this will be 3600, so 8100. So this is what you have as 8100. So 8100 का आपका आ जाएगा 90. Okay, so 400 into 90, so 3 zeros will cancel out, so 9 said 3, so this will be 3 by 4, so you will get this value as 0.75. Okay, so इसका वैल्यू आपको आएगा 3 by 4 यानी कि 0.75. Okay, so this is how you will be doing the calculations for this particular question. जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ. ओके, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा. तो इसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता रखा था कि इकोनोमेट्रिक्स में जितने फॉर्मूले हैं, स्टैटिस्टिक्स में जितने फॉर्मूले हैं, कोशिश करो कि सारे के सारे आपको याद रहे. अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको वैल्यूज पुट करने में, कैलकुलेशन करने में कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42. टू कार्ड्स आर ड्रॉन from a full deck of 52 cards at random. The probability of getting a heart and a diamond. So कितने हार्ट्स होते हैं? 13. कितने डायमंड्स होते हैं? 13. दोनों रेड कार्ड होते हैं. ओके, राउंडेड ऑफ टू डेसिमल पॉइंट्स. सो इसका क्या होगा? सो 13 C1
into 13C1 divided by 52C2. So this will be something like 13C1 would be 13 into 12 factorial divided by 12 factorial से कैंसिल हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, सो 13 बचेगा। उसी तरह यहाँ भी 13 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी समथिंग लाइक 26, सो दिस विल बी 2, सो दिस विल बी 13 अपॉन 102। सो 13 अपॉन 102 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे, सो यू विल गेट दिस एज 13 divided by 102. So that will come out to 0.12745. Okay, so you can write this as 1.27, sorry, you can write this as 0.127, 0.127. You can have that as the answer. Okay, now coming to the next question. A monopolist produces two, मैंने सही लिखवाया है ना, so 0.127, ठीक है। A monopolist produces two commodities 1 and 2 in quantities x1 and x2 at a constant average cost of 2.5 and rupees 3 per item respectively. P1 and P2 stand for prices charged and the market demands are x1 equal to 5 into P2 minus P1 and x2 equal to 32 plus 5 P1 minus 10 P2. The price P1 plus for commodity 1 at which monopolist total profit is maximized is. अब यहां पे आप जानते हो कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस चूज करें तो क्वांटिटी अपने आप डिसाइड हो जाएगी, या क्वांटिटी चूज करता है तो प्राइस अपने आप डिसाइड हो जाएगी। ओके, सो यही आपको लॉजिक यूज करना है। आप देख रहे हो कि x1 और x2 ये दोनों p1 p2 दोनों के फंक्शन है, तो p1 को x1 के टर्म में x2 के टर्म में कन्वर्ट करना बहुत टफ है। सो व्हाट विल यू डू, इस तरह क्वेश्चंस में अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा है, कोशिश करो कि यहाँ पे प्राइस के टर्म्स में बात करो। ओके, और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात किया है, एंड यू हैव टू डिफरेंट मार्केट्स। ओके, सो दो अलग मार्केट्स हैं, उस सिचुएशन में यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ओके, अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यू नो प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी करते हैं, यही आपको दोनों मार्केट्स के लिए कर लेना। सो प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। आपको एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, यही ट्रिक था, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है तो मार्जिनल कॉस्ट की तरफ जाकर कोशिश मत करना, फंस जाओगे। एवरेज कॉस्ट दे रखा है, इसको यूज कर लो। सो फर्स्ट मार्केट के लिए यू विल हैव P1 माइनस एवरेज कॉस्ट 1 इंटू क्वांटिटी Q1, देन यू विल हैव P2 माइनस AC2 इंटू Q2। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी समथिंग लाइक okay, so this will be price कितना है, P1 है, तो P1 जो है P1 रहने देते हैं। ओके, एवरेज कॉस्ट कितना है 2.5। ओके, Q1 कितना है, Q1 यानी कि X1 है, सो यू कैन हैव दिस इन टर्म्स ऑफ P1 P2 मतलब P1 P2 के टर्म्स में कर लेते हैं। सो 5 इंटू P2 माइनस P1, सो इसको लिख सकते हो 5 इंटू P2 माइनस 5 P1। ओके, उसी तरह इसको आप लिख सकते हो लाइक P2 माइनस 3 इंटू 32 प्लस 5 P1 minus 10 P2. Okay, so this is what you have. So this is your TR1, this is your TR2. नहीं, टोटल रेवेन्यू नहीं है, दोनों प्रॉफिट्स हैं। सो यू विल हैव दिस एज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट मार्केट एंड दिस एज प्रॉफिट फ्रॉम द सेकेंड मार्केट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे, दोनों का सम होगा प्रॉफिट, सो यू विल हैव प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ दिस टू।
सो इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल हैव दैट एज 5 p1 p2 minus 5 p1 square minus 12.5 p2 plus 12.5 p1. ओके, फिर इसके बाद इसको आप एक्सपेंड करोगे, यू विल हैव दिस एज 32 p2 plus 5 p1 p2 minus 10 p2 square, then you will have minus 96 minus 15 p1 plus 30 p2. Okay, so you have got two different objective variables. One is p1 and the other is p2. So you will do the differentiation with respect to both. So d pi upon del p1. So this will be equal to 5 p2 minus 10 p1 plus 12.5 plus 5 p2 यहाँ से माइनस 15 यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 0. ओके, सो ये वैल्यूज आपको देंगे 10 p2 minus 10 p1, okay, इक्वल टू 15 उधर लेकर जाओ, 12.5 उधर लेकर जाओ, सो 2.5. ओके, इसी तरह डेल पाई अपॉन डेल p2 करोगे, सो दिस विल बी समथिंग लाइक minus 12.5, then you will have plus 32 plus 5 p1 minus 20 p2 plus 30. This is equal to 0. So this implies 30, 32, this will be something like 62. 62 minus 12.5, this will give you 49.5. Okay, I think कुछ 5 छूटा है, यहाँ पे 5 छूट गया, 5 p1. So this will be 5 p1. Okay. So 5 p1 plus 5 p1, that will be 10 p1 minus 20 p2. This is equal to 0. So you can write this as 10 p1 plus 10 p1 minus 20 p2. Okay, so 10 p1 minus 20 p2 equal to 49.5 with a negative sign. Okay, so let this be equation 1, let this be equation 2. Adding 1 and 2, you will be getting minus, ये cancel हो जाएंगे, so you will be getting minus 10 p2. मैं दोनों को add कर रहा, ठीक है, 1 plus 2. So this implies minus 10 p2 equal to 47.5 with a negative sign. So p2 will be equal to 4.75, or you can say 10 p2 is equal to 47.5. मैंने 10 p2 क्यों रखा, क्योंकि 10 p2 अगर यहाँ से रखोगे तो 10 p1 की वैल्यूज निकाल सकते हो. सो यही लॉजिक हम यहाँ यूज करेंगे. सो you will have 10 p1 equal to 10 p2 minus 2.5. ओके, नहीं, यहाँ पे 47 होना चाहिए. So you will have 49.5 minus 2.5, so that will be 47. Okay, so 47 हो जाएगा, so 4.7, it should be 47. So you will have this case. So here you will have 47 minus 10 p1 equal to 47 minus 2.5. So this will be 44.5. So 10 p1 equal to 44.5. So p1 equal to 4.45. Okay. So ये थोड़ा सा
ध्यान देना था। आप चाहते तो दूसरे मेथड से भी कर सकते थे जो कि आपको कैलकुलेशन में रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगाता। ठीक है, सो ये आप ऐसा कर सकते हो। सो यू विल बी गेटिंग 4.45 एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ let me move to the next question. So next question is question number 44. Question number 43 हमने कर लिया है, 44 करना है. Okay, so 44 is giving you the suppose the GDP growth rate is 8% and the rate of saving in the economy is 40%, the incremental capital output ratio is, अब यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, ICOR इक्वल टू S अपॉन G. ओके, इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो S इज इक्वल टू 40% डिवाइडेड बाय 8%, सो दिस विल बी गिविंग यू 5. ओके, सो 5 वुड बी आंसर. दोनों परसेंटेज में याद रखना, इसलिए आपका रेशियो है, परसेंटेज नहीं है. ओके, सो दैट विल बी 5 as the answer here. 45, a fair coin is tossed 3 times in succession. 3 times में throw किया गया. The probability of the event that both first and second toss result in head. So first toss में आपके head आने की probability क्या है? 0.5. Second toss में head आने की probability क्या है? 0.5. So this will be something like 0.25. Okay? और ये ऐसा क्यों हुआ, मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि दोनों इवेंट्स रैंडम हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. रैंडम है तो उनके चांसेस के अकॉर्डिंग होगा, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा. ओके, सो दैट इज अप्लाइड हियर. द कंपोजिशन ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी इज एज फॉलोज. एम्प्लॉयड दे रखा है, अनएम्प्लॉयड दे रखा है, नॉट इन लेबर फोर्स दे रखा है. द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालते हो तो यू अपॉन यू प्लस ई लेते हो. ओके, इसका मैंने आपको सारा करा रखा है, उसको याद रखना है. सो यू विल हैव यू के लिए 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 150 मिलियन. ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया. अगर परसेंटेज में करना होगा तो इंटू 100%, सो इंटू 100%, सो यू विल हैव समथिंग लाइक 100 अपॉन 15%. So 100 upon 15% will be 6.66, I think. So 100 upon 15, so 6.666. So you will have 6.67% rounded off. ठीक है, so ये आपके इसके आंसर्स आ गए. Now coming to the next question, question number 47. A monopolist produces a product and sells to two types of buyers, A and B. The inverse demand functions for A and B are given by P equal to 50 minus 5Q and P equal to 100 minus 10Q respectively. The monopolist's cost function is given by C equal to 90 plus 20Q. अब जनरली आप क्या करते हो, इन सारे क्वेश्चंस में आप यहीं से क्या करते हो, मार्जिनल कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हो और वहां पे मिस्टेक कर देते हो. ठीक है, लेकिन फॉर्म को जब प्रोड्यूस करना दो मार्केट्स के लिए और मोनोपोली फॉर्म है तो दोनों मार्केट में मिलाकर वो अपनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा. सो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, यही खेल था. सो यू हैव दिस केस, सो यू कैन हैव पाई इक्वल टू TR1 प्लस TR2 माइनस टोटल कॉस्ट. सो TR1 कितना हुआ, 50 माइनस 5Q1, क्वांटिटी स्पेसिफाई कर लो, इंटू Q1 प्लस सेकेंड की 100 माइनस 10Q2 इंटू Q2, अब कॉस्ट का माइनस 90 माइनस 20Q. ओके, सो यू विल हैव पाई इक्वल टू 50Q1 माइनस 5Q1 स्क्वायर प्लस 100Q2 माइनस 10Q2 स्क्वायर माइनस 90 माइनस 20Q. ओके, सो यहां पे पूछा है बायर बी के लिए, तो बी के लिए आप सीधा सीधी डेल पाई अपॉन
del Q2 कर लो. So you will have something like 100 minus 20 Q2 minus 20 equal to 0. So this implies 20 Q2 equal to 80. So Q2 equal to 4. So Q2 star will be 4. तो यहाँ पर आंसर्स कितने आ जाएंगे 4. मतलब इसका आंसर आएगा 4. सो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में एरर ना करो. Coming to the next question, the sum of the payoffs to the players in the Nash equilibrium of the following simultaneous game is. Simultaneous game में Nash equilibrium में दोनों का सम निकालना है पे ऑफ का. सो पहले Nash equilibrium निकालते हैं. प्लेयर 1 की यानी कि x की जो पे ऑफ है वो दे रखी है, x इसमें स्पेसिफाई कर रखा है तो कुछ डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है. सो C और NC इन दोनों में चूज करना है. जब प्लेयर y चलेगा तो 50 और 30 में 50 इज बेटर, 40 एंड 20 में 40 इज बेटर. ओके, सो दिस इज द डोमिनेंट स्ट्रेटजी. प्लेयर y को C और NC में चूज करना है. व्हेन प्लेयर x प्लेस C, सो इन दैट केस 50 चूज करेगा. इन दोनों में 20 चूज 20 और 40 में 40 विल बी बेटर. सो प्लेयर y will be choosing C. So this is the Nash equilibrium. Nash equilibrium CC आ रहा है with payoffs 50-50. So sum of the payoffs 50 plus 50, that is what you have as 100. तो ये 100 answers हो जाएंगे इस particular question. Coming to question number 49. Suppose an economy produces 100 kg of rice in a year and sells that for 100 per kg. If the quantity of money in the economy is rupees 500, the velocity of money is mv equal to py. So m कितना दे रखा है 500 रुपीज. ध्यान देना ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, ये भी केजी है, ये भी केजी है. अगर सेम यूनिट्स नहीं होते तो आप उसको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करते. ओके, सो ये ध्यान रखना. तो 500 v इक्वल टू p कितना है 100 पर केजी. तो 100 y कितना है 100 kg. So you will have v equal to 100 into 100 divided by 500. So this will be 20. So velocity of money is 20. ठीक है. So basic formula अगर आप याद रखते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी इशू नहीं होने वाले. क्वेश्चन नंबर 50. सपोज यूटिलिटी function of a consumer is uxy equal to xy, where x and y are the quantities of the two commodities consumed. If price of x is ₹1 and that of y is ₹2 and the income of the consumer is ₹100, utility maximizing quantity consumption of x is. देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है. जब दोनों का पावर सेम रहेगा so you will have that as एक तरह से उनका शेयर कितना होता है शेयर ऑन द consumption of the good. So alpha upon alpha plus beta into m. Okay, so this is what you have as pxx. Beta upon alpha plus beta times m. This is for py into y. Okay, so यहाँ पे alpha 1 है, beta 1 है. So you will have pxx equal to m upon 1 by 2. So m upon 2. उसी तरह pyy that will be equal to beta 1 है, alpha plus beta 2 है क्योंकि 1 plus 1 is 2. So m upon 2. This is what you get. ठीक है, यानी कि दोनों में बराबर बराबर एक्सपेंडिचर होगा. अब आपको ये पता है, so you know this that x is equal to m upon 2 px. So you have m as 100, you have px as 1, so this will be 50. So x की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी. 50 के लिए 50 आंसर. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिक्स ध्यान में रखना है. बेसिक्स ध्यान में रखोगे तो गलतियां नहीं होगी. कुछ नहीं है तो आप मैक्सिमाइजेशन करके एमआरएस निकाल कर भी कर सकते हो इस केस में, क्योंकि प्राइस रेशियोज भी दे रखी है. Now coming to question number 51. The value of the derivative of the function y equal to x raised to the power e to the power x at x equal to 1 is. देखो अगर कुछ ऐसा दिया हो इस तरह के एक्सपोनेंट्स में तो दोनों तरफ log ले लो. So you will have log y
equal to, you will have this as something like, ये नीचे चला आएगा, so you will have e to the power x log x, यही सिचुएशन होगा, ओके और यही आपको ध्यान देना था। जब इतना कर लोगे तो आपका डेरिवेशन इजी हो जाएगा। अब इसके बाद जनरली क्या करते हो ना, ये लॉग ऐसे नहीं लिखना, ln लिखना है, ओके सो यू विल यूज ln। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना, सो इस साइड का डेरिवेटिव को मत समझ लेना dy बाई डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव निकालोगे, सो दैट विल बी 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, ये होगा, ओके ये आप जानते भी हो। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सो प्रोडक्ट रूल लगाओगे दैट विल बी समथिंग लाइक e टू द पावर x इंटू लॉग x, ओके प्लस यू विल हैव दिस एज log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू e टू द पावर x, कुछ ऐसा, ओके सो यू विल हैव dy बाई dx as the derivative, this will be equal to y into e to the power x log x plus e to the power x upon x, ओके सो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे, सो छोड़ो अगले स्टेप कर देता हूँ, dy बाई dx इक्वल टू x e to the power x into e to the power x log x plus e to the power x upon x, ओके अब आपको वैल्यू 1 रखनी है, सो एट x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 होगा, सो यू विल हैव dy बाई dx इक्वल टू 1 टू द पावर e टू द पावर 1, यानी 1 टू द पावर e, यानी कि 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही होता है, e टू द पावर x e का पावर 1, log x का वैल्यू निकालोगे log 1, तो log 1 इज 0, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस e टू द पावर x यानी e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, सो ये टर्म हो जाएगा, ये 0 हुआ तो ये सारे टर्म हो जाएंगे 0, ओके ये टर्म हो जाएगा 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू ई, सो दिस विल बी इक्वल टू ई का वैल्यू क्या होता है 2.718 समथिंग इसके आगे, ओके सो यू विल राइट दैट एज आंसर, सो 2.718 भी लिख सकते हो, चाहो तो 2.72 भी लिख सकते हो, okay so this is how you get the answer for this particular question. Question number 52, the present value of a perpetual cash flow of rupees 250 per year is counted at the rate of 10% each year is, अगर मान लो इस तरह का है, so a is equal to 250, r is your 10%, तो 10% is equal to 0.1, so you will have present value as a upon r, ये आप जानते हो 250 upon 0.1, so मैथ्स की क्लासेस याद रखना, डिफरेंस इक्वेशन वाली क्लासेस आपको अच्छे से करना है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2500, ओके सो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्री में मार्क्स देते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, एन इकोनॉमी सेव्स 25% of its national income and invests a sum of rupees 1000 each year. The economy starts with rupees 10,000 as its initial national income. Assume that consumption in any year depends on the income of the previous year. The national income of the economy after 10 years is rupees. अब देखो 25% सेव करता है नेशनल इनकम का, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0.25, so marginal propensity to consume is 0.75. Invest a sum of rupees 1000, so you have I equal to 1000, okay each year की बात हुई है, each year the economy starts with rupees 10,000 as its initial national income, so y naught is equal to 10,000, okay assume that consumption in any year depends on the income of the previous year. कहने का मतलब जो आपका y होता है, this y let it be for period 1, so this will be equal to, ऐसे लिखते हो आपका जो भी कंजम्पशन है, so you write this as c, MPC है ना ये, so this is y0 पिछले टाइम पीरियड का प्लस
ए सी हो गया प्लस आई, जी नहीं है और सी बार भी नहीं है, ये लिखते हो। सो यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पे आपका टी माइनस वन, ये कंसेप्ट है। ओके, यही लॉजिक आपको ध्यान देना था। अब ये आपने देख लिया। सो आपने डिफरेंस इक्वेशन जीवन सर की क्लासेस में आपने देखा होगा कि अगर एक्स टी इक्वल टू ए एक्स टी माइनस वन प्लस बी, कुछ ऐसा डिफरेंस इक्वेशन आता है, इसका सॉल्यूशन निकलता है दैट एक्स टी इज इक्वल टू ए टू द पावर टी इंटू एक्स नट माइनस बी अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन इज दिस। यही लॉजिक आपको यूज करना था। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आप कोशिश करोगे कि लंबे चौड़े कैलकुलेशन करने जाओगे। ओके, सो ये डिफरेंस इक्वेशन अगर आपने देख लिया तो ये समझ सकते हो। अब डिफरेंस इक्वेशन को पता कैसे चलेगा कि ये डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन था। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एज्यूम दैट द कंजम्पशन इन एनी ईयर डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये रिलेशन बनानी है, ये रिलेशन बना लो। उसके बाद आपको इनिशियल नेशनल इनकम दे रखा है, जब ये दे रखा है, इनिशियल दे रखा है और कुछ इस तरह का रिलेशन बन रहा हो हर टाइम पीरियड पे कंटिन्यूसली, यानी कि डिफरेंस इक्वेशन दे रहा है, डिफरेंस इक्वेशन देगा तो डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्मूला लगाओ। ओके, सो लेट अस सी। सो यू विल हैव yt इक्वल टू c का पावर t हो जाएगा, सो दैट विल बी 0.75 का पावर t। सो नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी आफ्टर 10 ईयर्स, सो 10 ईयर्स में 10 t हो जाएगा। x नट यानी कि y0 इज 10,000। ओके, माइनस b का वैल्यू कितना है, b इज इन्वेस्टमेंट i, क्योंकि हर टाइम पे वो सेम ही रह रहा है, सो दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0.75, तो 1 माइनस ए यानी कि 1 माइनस 0.75 दैट इज 0.25। ओके, प्लस 1000 अपॉन 0.25। सो लेट अस कैलकुलेट दिस। सो 0.75 raised to the power 10, so this is something like 0.05631। ठीक है, कुछ ऐसा ले लो। अब ये वैल्यू निकालोगे, सो 1000 अपॉन 0.25, सो दैट विल बी गिविंग यू 4000। ओके, सो ये वैल्यू हो गया 4000। ओके, सो दिस वैल्यू इज 4000। सो ये आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 4000 दैट विल बी 6000। ये वैल्यू हो जाएगा आपका 4000। ओके, सो लेट अस गेट दिस। ये वैल्यू आ गया इनटू 6000, so this is what you have, plus 4000, so this is what you have as 4337.88। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 4337.88। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अनुभव फेसेस अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ with 4 alternative choices where only one is the right choice. There is no negative mark for marking a wrong choice. Okay, so कोई negative marks नहीं है। Also assume that the probability that he knows the answer is 0.5। ठीक है, सो अगर एक इवेंट में बना लूं he knows the answer, so probability of knowing the answer, so A is for knowing answer। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, this is 0.5, so probability of A complement this is equal to 0.5। the probability of making the correct choice is 0.25 if he does not know the answer।
सो तुक्का लगाने की प्रोबेबिलिटी पे 4 एमसीक्यू दे रहे, 4 ऑप्शंस है ना, तो 4 ऑप्शंस है, तो तुक्का लगाओगे तो भी 0.25 की प्रोबेबिलिटी तो होगी। सो वही बातें हुई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर के लिए मैंने ले लिया सी, मैं कंप्लीमेंट के लिए ये बार यूज कर रहा, ठीक है। सो सी कंडीशनल ऑन नॉट नोइंग द आंसर, सो ए कंप्लीमेंट दिस इज व्हाट यू हैव एज 0.25। और जब जानते हो तब क्या होगा, सो ये भी जान लो, जब तुम जानते ही हो तो आपका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो बना सकते हो। सो यही लॉजिक यूज करना था। द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, ही गॉट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ये बात है, फुल मार्क्स है, यानी कि आंसर जो उसने किया है वो करेक्ट है। अब ये पूछना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, सो प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर कंडीशनल ऑन ही हैज गिवन द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको फुल मार्क्स मिले हैं। दिस इज इक्वल टू, अब यू विल अप्लाई बेस रूल, सो बेस रूल लगाओगे, सो यू हैव दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसी को आप एक्सपेंड करोगे, यू कैन राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल ऑन ए, ओके। सो यू कैन गेट दिस केस, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा आपका, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल ऑन ए, आई थिंक यहाँ पे ए होना चाहिए, ओके, लेट अस वेरीफाई। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल ऑन ए, ठीक है। सो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये जो होता है इसका उल्टा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंडीशनल ऑन ए, वी आर यूजिंग Bayesian conditional probability. So you will have this plus probability of a complement, a complement के लिए मैंने बार यूज किया, so let me use bar, okay, into probability of c conditional on a bar, okay. So probability of a is given 0.5, so you will have this as 0.5. What is probability of correct answer given that he knows the answer, that is 1. Probability of a, that is 0.5. Probability of c conditional, ये तो 1 ही है, plus probability of a complement, that is 0.5. ये तुक्का का 0.25. So that is something like 0.5 divided by 0.5 plus ये हो जाएगा 0.125. So that will be giving you 0.625. So 0.5 divided by 0.625, 0.5 divided by 0.625. So that gives you 0.8. Okay, so the correct answer for this particular question would be 0.8. ठीक है, सो बेसियन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी थी यहाँ पे, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है, so let us see that question. So question number 55 says you are tossing a fair coin repeatedly until a head appears. The expected number of tosses required for a head to appear is, अब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है, और आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब मीन का पूछा है, ओके। सो पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सो एक फेयर कॉइन बार बार टॉस किया जा रहा है, ओके। सो इन दैट सेंस पहले आपके पहले ही चांस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। फिर दूसरी बार में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो पहले बार में 1/2, एक ये रहा। सेकेंड केस में यू हैव पहले में फेलियर, फिर उसके बाद सेकेंड में, ठीक है, ओके। सो पहले में फेल,
फिर उसके बाद सक्सेस। फिर थर्ड में 1/2, 1/2, 1/2। सो ये आप सीरीज देख रहे हो, सो दिस इज गिविंग यू जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज दी होती है। सो प्रोबेबिलिटीज में p इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये बात है। ओके, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना दैट मीन इज इक्वल टू 1/p। so 1/p that will be equal to 1/0.5, so this will be 2, so this will be 2। यानी कि ऑन एवरेज 2 ट्रायल्स आपको रिक्वायर होंगे हेड आने के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट। इसमें चाहो तो आप तुक्का भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में मैं नहीं कहूंगा कि तुम तुक्का लगाना, क्योंकि आप सोल्व कर सकते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56, ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ। लर्नर इंडेक्स एल, अ मेजर ऑफ मार्केट पावर, इज डिफाइंड एज पी माइनस MC upon P, where P and MC are respectively price and marginal cost of a firm. If a profit maximizing firm faces the demand curve, the value of L is। अब इसमें कहीं मार्जिनल कॉस्ट नहीं दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज क्यों करोगे? ये बस उन्होंने दिया आपको कि रिकॉल करो जरा सा, ठीक है, तो ये कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। याद रखना, जो L इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P था, दिस वाज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही हम यूज करेंगे अभी। ओके, सो लेट अस फाइंड द इलास्टिसिटी, लेट अस कन्वर्ट दिस। सो यू विल हैव दिस एज Q इक्वल टू 7 upon P square, that is equal to 7 into P to the power minus 2. So dq upon dp, that will be equal to 7 into minus 2 P raised to the power minus 3, that will be minus 14 P raised to the power minus 3. So elasticity would be with absolute value, I will drop a minus. So I will have this as mod of dq upon dp into p upon q, so that will give you 14 p raised to the power minus 3 into p upon, what is the value of q here? Q is 7 into p raised to the power minus 2. Okay, so 7 here you will have 2, so this will be 2 p raised to the power minus 3 p, this will be p raised to the power 2, so that will be p raised to the power minus 3 and p raised to the power 3, so that will give you 1. So this value would be 1. So in that case you will get L equal to 1 upon 2, that means 0.5. So learner's index would be 0.5. So don't fall into such traps. Always look for whatever the information set is available to you. Okay, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि कुछ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उस पे चलेगा। Demand curve for a commodity in your consumption basket is given by P square Q to the power 5 equal to 392.67. The absolute value of your own price elasticity of demand for this commodity is, so फिर से वही कहानी, so Q to the power 5 equal to 392.67, ठीक है। आप चाहो तो इसकी जगह पे ए लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंस्टेंट ना ड्रॉप हो जाता है, तो इतना कैरी ऑन करने से बचने के लिए आप ए लिख सकते हो कंस्टेंट, ताकि आपको आसान पड़े। ओके, p to the power minus 2, so you can have this as q equal to 392.67, I will call this as a। ओके, सो मान लो मैंने a लिख दिया, to the power 1/5 p to the power minus 2/5। सो इसको मैं बोल रहा q इक्वल टू a, मैं इसको ले लेता हूं ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, into p to the power minus 2/5। so you will have dq upon dp, this is what you have as own price elasticity। okay, so absolute value निकालना है, so this will be something like absolute value of minus 2/5 times a
into p to the power minus 2 by 5 minus 1. Okay, so this will be equal to 2 by 5 into a into p to the power a minus 2 by 5 minus 1, so that will give you minus 7 by 5. Okay, कुछ ऐसा निकल जाएगा. So you will have the own price elasticity as dq upon dp. So this is own price elasticity, let this be the case, into p upon q. So that will be equal to 2 by 5 a p to the power minus 7 by 5 into p को आप p रहने दो, q की जगह पे क्या लिख सकते हो, you can use this value. So 392 ये लिख सकते हो q के वैल्यू. So you can have this as a, इसको आप लिख लो a. Okay, so let us have this as a into p to the power minus 2 by 5. So a कैंसिल हो जाएंगे. ओके, और 2 by 5 की जगह पे लिख सकते हो 0.4 p to the power minus 7 by 5 p to the power 1 और प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो p to the power 2 by 5 और p to the power 1, so that will be p to the power 7 by 5. So that will give you 1. So ये हो जाएगा वैल्यू 0.4. So you will have this value as 0.4. ठीक है. सो ये भी आपके पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, मुश्किल नहीं था लेकिन कैलकुलेटिव था. तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहीं ही से आपको फॉर्मूला का यूज करने का तरीका निकल जाए. Price of milk of certain brand was rupees 28 per liter and rupees 36 per liter in the months of September and October respectively. Assume equal amounts of money. Equal amounts of money, यही कहानी थी, is spent on that brand of milk by a particular family in each of these months. ठीक है. So कहने का मतलब equal amounts हुआ है. Let that equal amount be denoted by E. ठीक है. So E is equal to 28 इंटू सितंबर के लिए ले लो, मैंने लिख लिया S. ठीक है, या लिख सकते हो क्वांटिटी इन सितंबर. ठीक है. सो QS विल बी इक्वल टू E अपॉन 28. उसी तरह E इक्वल टू 36 इंटू क्वांटिटी ऑफ अक्टूबर. सो क्वांटिटी ऑफ अक्टूबर वुड बी इक्वल टू E अपॉन 36. ओके, यही आपको जानना था. सो अब देखो, अब ये पूछ लिया, अब पूछा है द एवरेज मंथली प्राइस ऑफ मिल्क पेड बाय द फैमिली ड्यूरिंग दीज मंथ्स. दोनों मंथ्स का मिलाकर एवरेज निकालना है. सो क्या करोगे आप, इन दोनों का निकालोगे. सो पहले सितंबर में कितने हुए, 28 के रेट से आपका टोटल क्वांटिटीज इतनी बाई की गई, प्लस 36 के रेट से अक्टूबर में इतनी क्वांटिटी बाई की गई, डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल क्वांटिटी कितना रहा. सो दोनों मंथ्स में. सो E अपॉन 28 प्लस E अपॉन 36 यही करना था. सो ये वैल्यू क्या है, दिस इज E. ये वैल्यू क्या है, दिस इज E. सो यू हैव 2E. न्यूमरेटर में क्या है, 2E. ओके, सो न्यूमरेटर हैज 2E. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36E प्लस 28E डिवाइडेड बाई 36 इंटू 28 लिख सकते हो. सो यू कैन गेट दैट एज कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर समथिंग लाइक 28 इंटू 36 इंटू 2E divided by this will be 64E. okay, so let us see. E कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 32 हो जाएगा, 32 8, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 7. so this gives you 63 by 2. so 63 by 2 is 31.5. so you will have this as 31.5 as the right
आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो 58 का आंसर कितना आ गया, 31.5। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वाई दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ओके, where Y, C, I, G, and T are national income, private consumption spending, investment expenditure, government expenditure, and tax revenue, respectively. In this economy, private savings should equal investment. Okay, let us see. अगर नहीं भी है तो ऐसे डायरेक्टली लेके चलते। सो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सो दैट गिव्स यू y की वैल्यू कितना है, 5000। So let that be 5000 equal to C कितना है 250 प्लस 0.75, y की वैल्यू कितनी है 5000, t की वैल्यू कितनी है 1000। ओके, सो दिस इज C प्लस I प्लस G 1000। ओके, so you will get this as 5000 equal to 250 प्लस ये हो जाएगा 4000, तो 4000 का 0.75 निकालोगे, दैट विल गिव यू 3000 प्लस आई प्लस 1000। सो इस साइड अगर आप ऐड करोगे, सो दैट विल गिव यू 4250 प्लस आई। ओके, so in that sense you will have I equal to 5000 minus 4250, that gives you 750. So 750 will be the private saving for this particular economy. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 750, क्वेश्चन नंबर 59 में। ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है, वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस में स्ट्रेस नहीं लेना। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स A 4 minus 1 12 minus 3, the value of the determinant of a raised to the power 5 is, a raised to the power 5 पूछा है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ये क्या होगा। सो याद रखो, कोई मैट्रिक्स है e को पावर n, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसका पावर हो जाता है n। सो यही करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो और इसका पावर कर दो 5। So you will be getting the determinant of this as 4 into minus 3 minus 12 into minus 1. So this will be minus 12 plus 12, that will be 0. So 0 ka power 5, that will be 0. So value is 0 here. So for this particular question, answer is 0. So this completes the discussion on IIT JAM paper of 2025. ओके, सो क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक्स ही थे जो कि कोर कंसेप्ट्स थे। तो आप कोशिश करो कि एटलीस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट्स में आप अच्छा स्कोर करो। अगर फंडामेंटल कंसेप्ट्स में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो ट्रिकी में अगर आप टाइम एक्स्ट्रा भी देते हो तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जो निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले, जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप सोचोगे अगर आपको नहीं आता है तो, लेकिन बाकी में कोशिश करो कि आप के पास जब टाइम सेव होता है तो उस टाइम को यूटिलाइज करने की। ओके, कोशिश करो कि जो भी आपने पढ़ा है क्या कुछ उससे रिलेटेड आपको याद आ रहा है। अगर रिलेटेड याद आ रहा है तो आप उसको यूज करो। ओके, सो दिस इज वेयर वी विल स्टॉप। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।